आप लोग यूपी टेट का 2026 पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है और हम लोग 30 क्वेश्चन सीडीपी के करने चल रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ पूरे 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। तो इसके पहले 2022 में यूपी टेट का पेपर हुआ था और जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 94 क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था। तो नेक्स्ट 2026 में अभी जो पेपर होने वाला है यूपी टेट का 2, 3, 4 जुलाई को 3 दिन जो ये यूपी टेट का पेपर होगा, उसमें भी ढेर सारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ आप लोग 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग ये अधिगम पठार के कारण नहीं है। जबकि ये प्रेरणा की सीमा ये अधिगम का पठार है, शारीरिक सीमा ये भी अधिगम का पठार है, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। अगर सीमा हो जाएगी तो अधिगम का पठार, जैसे अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो अधिगम का पठार बन जाएगा। ऐसे आप जब कुछ सीख नहीं रहे तो ऐसे अधिगम का पठार बन जाएगा। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप कुछ ग्रो करते चले जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अधिगम का पठार जो है इसको कहते हैं। तो इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अधिगम को पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगम कर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा आदि। जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन जो है गेट्स एवं अन्य द्वारा दिया गया था। गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो ये बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये यूंग द्वारा किया गया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये उभयमुखी व्यक्तित्व, ये 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनियमित विकास का नियम। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम अनियमित विकास का नियम है। जैसे कि बच्चों में शारीरिक विकास शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से होता है, बाल्यावस्था में रुक सा जाता है, स्लो होता है विकास, और उसके बाद फिर किशोरावस्था में फिर तेज़ी से विकास होता है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है, बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारीरिक विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत
नहीं है। तो ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि निरंतर विकास का सिद्धांत, ये ऑप्शन सही है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी सही है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन जो है हर्लॉक ने दिया। हर्लॉक ने बालक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एवं क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल ने। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्ति सूची दी है। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग बताया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो ये मैकडूगल ने वर्गीकृत किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो यह कथन किसका है? डम्बिल का। किसका है? डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये डम्बिल के अनुसार है। थॉट से भी यूपी टेट में थॉट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कथन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। जैसे एक लाइन दे देगा और पूछेगा यह कथन किसका है। जैसे इसमें दिया किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है? तो यह डम्बिल के अनुसार यह कथन है, डम्बिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो ये तत्परता का नियम, ये मुख्य नियम है। अभ्यास का नियम, ये भी मुख्य नियम है। और प्रभाव का नियम, ये भी जो है मुख्य नियम है। तो ये बहु अनुक्रिया का नियम, ये जो है गौण नियम है, ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है। मुख्य नियम में शामिल नहीं। बहु अनुक्रिया का नियम, ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक का नियम है। थॉर्नडाइक ने जो है 3 जो है मुख्य नियम दिए हैं और ये 5 जो है गौण नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। पंजाब विश्वविद्यालय में प्रो एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1963 में किया,
जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह स्पीयरमैन ने किया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक जिसको जी फैक्टर बोलते हैं तथा विशिष्ट योग्यता कारक यानी जिसको एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये BF स्किनर ने दिया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है। सीखने का समग्र सिद्धांत यह हल ने नहीं दिया है। सीखने का समग्र सिद्धांत यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोप्टा द्वारा दिया गया है, जबकि हल ने सीखने के प्रबल सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो यह गाल्टन का नाम जो है सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांत की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ये कैनन ने की। किसने? कैनन। क्वेश्चन नंबर 17, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दी? तो यह कथन जो है क्रो ने दी। क्वेश्चन नंबर 18, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? यह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार की प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कॉल्सनिक का कथन है कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं है तो कहलाती है। तो यह सीखने का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, सीखने का पठार कहलाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही कर चुके हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो आपका वहीं से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थॉर्नडाइक ने किया। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो ये सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं ये 23। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का सिद्धांत। कोहलर अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत के नामों से भी जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूझ सिद्धांत किसने दिया? तो यह कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। पूर्ण कृति का सिद्धांत किसने दिया? समग्र सिद्धांत किसने दिया? तो यह कोहलर ने दिया। तो यह जो है आप लोग जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से जो है इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। और 24, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर साहब ने किया। किसने किया? स्किनर। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर था। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो यह कैटल थे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो यह कैटल थे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया? तो यह सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान ब्रेन स्ट्रोमिंग मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से भिन्न है? तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो निम्न में से भिन्न है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत और समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन क्लार्क एवं हल ने किया। तो
क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है तो यह ज्ञान है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये न्यूनतम स्तर जो है ज्ञान है। ज्ञान के बाद फिर ये इससे आगे आता है समझ, फिर उसके बाद अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो ये सबसे टॉप पे मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 30। तो इस प्रकार हम लोगों का 30 क्वेश्चन हम लोग CDP के जो है 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। 30वां ये 30 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। तो यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इस सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है, वो साइकिल चलाना जानता है, अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे। जैसे कोई बच्चा है, वो जो है कोई बच्चा है वो ट्रेन चलाना ये जानता है, अब वो जो है क्या कहते हैं प्लेन चलाना सीखे तो उसको ऊर्ध्वांतरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पूरा सेशन देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज, उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्षा करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणना संबंधी दोष होता है। गणना संबंधी जो है दिक्कत होती है। तो ये गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष संबंधी अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चे में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है। दिशा ज्ञान का अभाव, अल्प समझ, नकद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षीय स्तर तक होनी चाहिए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें, समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो निम्न में से संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्तप्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ज्ञान, अवबोध, ज्ञान सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर अवबोध होता है, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो ये ज्ञान इसको दिया जो है ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 पे आता है ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, मूल्यांकन। ये एग्जाम में जो है इसका क्रम सेट करने के लिए पूछा जाता है। जैसे दो तीन क्रम दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा 4 नंबर पे कौन सा आएगा, विश्लेषण आएगा, संश्लेषण आएगा, मूल्यांकन आएगा। तो आप लोग इसको क्रम वाइज जो है तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो स्वेच्छाचारी ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण ये भी होना चाहिए, वांछनीय सूचना देने वाला ये भी होना चाहिए। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। प्रभावशाली आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक, वांछनीय सूचना देने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा निष्पादन कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है, अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं, भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान ये जो है सूचना प्रक्रियाकरण संबंधित है। ब्रूस आर जोयस तथा मार्स बेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा। अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। तो ये आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य।
कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। एक चरण से दूसरे चरण कौशल को जो है ये संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, न कि लक्ष्य या उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो ये निगमन से आगमन की ओर, ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर मेनियस ने निम्न प्रकार शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 13 सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। AW को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले जो है पाठ योजना बनाया जाता है, फिर शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि होता है। पाठ योजना बनाएंगे, शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि टीचर जो है क्लास में बैठा रहता है, प्रतिपुष्टि करता है, फिर योजना बनाएंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि होगा। ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्रण होता है। सूक्ष्म शिक्षण का ये चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर की शिक्षण में शामिल है? तो ये अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अन्वेषण, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 आत्मीकरण अथवा परिपाक, नंबर 4 वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। कौशल सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। क्वेश्चन नंबर 15 शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन और गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो ये ध्वनि द्वारा प्रकट करेगा। जीन पियाजे, क्वेश्चन नंबर 17 जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो ये जो है अवधि ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। नंबर 1 संवेगात्मक गामक अवस्था, नंबर 1
संवेगात्मक गामक अवस्था यह जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं। ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। पर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये लास्ट में 4 नंबर पे होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक होता है। इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से 15 वर्ष तक होता है। तो ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। यही 2 से 7 वर्ष तक, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो ये भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ की व्यवस्था बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो ये भाषा विकास से संबंधित चॉम्स्की है। नोआम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था ये 8 वर्ष एवं समाजीकरण। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं में अंतर तुलना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप, रुचि। तो इसमें से कौन सा शामिल
नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम की इच्छा शामिल है, रुचि भी शामिल है, प्रेरणा भी शामिल है। तो ये जो है ये तीनों शामिल है, तो इसलिए तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, आवृत्ति, परिपक्वता, वैयक्तिकता आदि अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, ये सामाजिक मूल्य है। प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति और आक्रामकता की आवश्यकता, ये तीनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं: मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सब जो है सामाजिक मूल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण उसकी दो प्रमुख विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? तो इसमें से चारों ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए सभी को समान अंक दिया गया था, सभी को। तो इसको देख लेते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन गेट्स व अन्य के हैं। ये कथन जो है गेट्स के द्वारा दिया गया था। तो अतः कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन थार्डाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो साहचर्य स्थानांतरण का नियम जो है ये शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम जो है ये शामिल है। एल थार्डाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम दिए हैं। तो मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और गौण नियम है अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का नियम और साचारात्मक रूपांतरण का नियम। तो ये जो साचारात्मक रूपांतरण का नियम है ये जो है गौण नियम है। तो गौण नियम कितने हैं? 5 और मुख्य नियम कितने हैं? 3। दोस्तों, अगर ये हमारा प्रयास जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे चैनल से आप यूपी टेट तक जो है जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो बना के डालें आप लोगों के पास पहुंच जाए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे साथ 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप यूपी टेट में बहुत अच्छा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी
अनुक्रिया करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ अनुकूलित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष किया जाता है। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता निम्नलिखित हैं। अधिगम की आवृत्ति, अधिगम समायोजन है, अधिगम आवृत्ति ग्रोथ है, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम क्रियाशील है। अतः अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो है CDP का यूपी टेट का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।